गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे कक्षा 7 का जो एनसीईआरटी सीरीज का जो अगला टॉपिक है वो आपका दिया हुआ है जल। यानी जल से अपन ये समझ सकते हैं कि जो जल मंडल क्या है, जल से अपन क्या समझ सकते हैं, यानी पृथ्वी पर कौन कौन से जल के स्रोत है, वो किस प्रकार से जलीय गति करते हैं, या उनमें स्रोत में पानी कहाँ से आता है, या पहले से पूर्व से ही पानी उपलब्ध है। तो इन सब बातों के बारे में अपन बात करेंगे। और कुछ शब्दावली दी हुई है, वो नाम मात्र की शब्दावली दी हुई है, यानी कई सारी शब्दावली दी हुई है, लेकिन उनका अध्ययन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिया हुआ, वहाँ पे विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं दिया हुआ क्योंकि क्लास 7 के हिसाब से दिया हुआ। तो अपन बात करेंगे। देखो शब्दावली में एक दिया हुआ थलशाला क्या होता है, जल स्रोत क्या होता है, लवणता क्या होती है, और सुनामी क्या होता है, तरंगे क्या होती है, ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्री धाराएं क्या होती है। ये इतने सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थलशाला क्या होता है। थलशाला का मतलब होता है यानी कोई कांच का ऐसा घर जिसमें अपन क्या करते हैं, कांच की जैसे बोतल हो गई या थोड़ा सा चौड़ा कोई कांच का बर्तन हो गया, उसके अंदर क्या करेंगे अपन, मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डाल के उसके अंदर पौधा लगाएंगे। एक बड़ा पौधा लगा दिया और चारों ओर छोटा पौधा लगा दिया, तो यानी एक छोटा घर होता है जिसमें अपन पौधे लगाते हैं, उसी को क्या कहा गया है, थलशाला कहा गया। क्या कहा गया, थलशाला कहा गया। फिर अपन बात करेंगे जल स्रोत के बारे में। देखो जल स्रोत क्या है, देखो एक तो देखो अपन कह सकते हैं नदियां आपका जल का स्रोत है, एक अपन कह सकते हैं वर्षा है जल का स्रोत है, एक अपन कह सकते हैं समुद्र है जो आपका जल का स्रोत है, एक अपन कह सकते हैं महासागर है जल का प्रमुख स्रोत है, एक अपन कह सकते हैं हिम। ये इतने सारे यानी नहर है, और ये अपन ने बात की भूमिगत जल, ये सारे क्या है, जल के स्रोत के रूप में है। यानी जल स्रोत अपन बात करेंगे, जल अपन को कहाँ से प्राप्त होता है, तो अपन बात करेंगे देखो नदियों से अपन को जल प्राप्त होता है, वर्षा होती है तब जल प्राप्त होता है, समुद्र महासागर, फिर अपन बात करेंगे हिमवृष्टि के रूप में, नहरों के रूप में, और भूमिगत जल के रूप में। तो सबसे ज्यादा जो जल है वो यहाँ पे 97.3% जल है, वो यहाँ पे 97.3% जल, आपको ध्यान रखना यहाँ पे 97.3% जल है। यहाँ बाकी में पॉइंटों में जल है, तो आपको ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा जल हुआ कहाँ पे, अपन कहेंगे पृथ्वी के ऊपर जितना भी जो जल है उसमें से 100 है मान लो जल, तो उसमें से 97.03% तो केवल महासागरों का खारा जल है। तो पीने के लिए तो 2.97 हो गया केवल और केवल, पूरा 3% ही नहीं है। इसलिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। जितने भी जल के परंपरागत स्रोत है या जो नवीन स्रोत है, उन सभी का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, और जल को जितना हो सके कम से कम उसका उपयोग करें। और जल जैसे मानव को अगर प्यास लगी तो सबसे पहला काम है वो जल से अपनी प्यास बुझाएगा। तो जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो अपन का कल नहीं होगा, क्योंकि जल नहीं है तो अपन जीवित भी नहीं रह सकते। जलीय जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो भी जल के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर जल नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फल फूल सब्जियां धान ये नहीं होगा, तो मानव भी नहीं रह सकता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। जल नहीं होगा अगर पृथ्वी पे समुद्रों का, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया में जल कहाँ से बनेगा, बूंदों के रूप में, वाष्प के रूप में। अगर जल नहीं बनेगा तो वर्षा कहाँ से होगी। तो ये सारे इतने सारे जो जल के स्रोत हैं, और ये अपन बात कर रहे हैं ये जितने भी जो स्रोत है, आपने पढ़ा होगा एक थ्योरी थी वेगनर की, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो वहां पे एक बड़ा भाग था पेंटालासा, और पेंटालासा को अपन क्या कहते हैं, सुपर महासागर कहते हैं। और सुपर महासागर के ये इतने सारे धीरे धीरे समय के साथ में क्या हुआ, पेंटालासा का विस्तार होता गया और वो विखंडन होता गया, टूटता गया, और कई जगह समुद्र बन गया, कई झीलें बन गई, कई नहरें बन गई, आपके कई नदियां बन गई। तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं जल स्रोत के बारे में। ये जल स्रोत है, और मुख्य जल स्रोत है आपका, ये ध्यान रखना, महासागर का। और ये क्या है, अलवणीय जल है। अलवणीय जल का मतलब क्या होता है, अलवणीय जल का मतलब है ये जल पीने योग्य नहीं है। ये क्या है, अशुद्ध जल है, पीने योग्य नहीं, ये अत्यधिक खारा जल है। इसका उपयोग मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता। पेड़ पौधे, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना, ये अलवणीय जल है। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ एक शब्द दिया हुआ देखो, लवणता। लवणता क्या होता है, मान लो ये जल है, ये जल है, मान लो ये वाला आपका जल है। इस जल में जितने भी जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं
उसी को अपन क्या कहते हैं, लवणता। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, या अशुद्ध पदार्थ कहो चाहे आप तत्व कहो, ये सब क्या है, यानी किसी भी जल में, जलीय भाग में अगर उसमें अनावश्यक पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है तो वो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, लवणता। और लवणता को अपन प्रति 1000 ग्राम में अपन क्या करते हैं, इसको मापते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, लवणता को क्या करते हैं, प्रति 1000 ग्राम में अपन मापते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ लवणता से संबंधित, यानी महासागरीय जल में जितना अशुद्ध है उसमें जितनी अशुद्ध है उसी को अपन क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। अपन एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं 1000 लीटर में अगर 35 किलो, अगर 35 ग्राम, 1000 लीटर पानी में अगर 35 ग्राम नमक है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। और ये समुद्र की औसत लवणता 35 है। समुद्र की औसत लवणता कितनी है, 35% है। फिर अपन बात करेंगे लवणता के बारे में, यानी 3 मुख्य रूप से झीलें हैं अत्यधिक लवणता वाली, उनका नाम आपको पता होना चाहिए और कौन से देश में है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक झील, 2 झील तो यहाँ दी हुई है, लेकिन तीसरी झील आपको ध्यान रखनी है। एक झील लेता है लेक वॉन झील, लेक वॉन झील, और दूसरी है ग्रेट दूसरी आ जाएगी आपकी मृत सागर, मृत सागर, और तीसरी हो जाएगी आपकी ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। देखो ये कहाँ पे है, लेक वॉन कहाँ पे है, लेक वॉन। मृत सागर तो आपके जॉर्डन में है और ये तुर्की में है, तुर्की के आसपास, और ग्रेट लेक ये यूएसए में। ये विश्व की सबसे खारी झील है, इसकी लगभग 330% ग्राम है। यानी लेक वॉन झील कहाँ पे है, तुर्की में, और मृत सागर कहाँ पे है, जॉर्डन में, और ग्रेट साल्ट लेक झील यानी ये विश्व की सबसे खारे पानी की जो झीलें हैं। और इसका देखो आपको प्रतिशत 330 ग्राम इसमें जल है, ग्राम आपको नमक की मात्रा मिलेगी। तो ये कहाँ पे है विश्व में, ये तुर्की में है, एशिया महाद्वीप के, ये जॉर्डन, और ये आपको देखने यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका में, ये दोनों लगभग और एशिया महाद्वीप में है। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करेंगे, ये तो हो गई लवणता और लवणता की झीलें, प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से लवणता, ठीक है ना। 3 झीलों के रूप में आपको नाम इसका दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है, लेकिन मैंने मृत सागर भी बता दिया, ये कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मृत सागर झील, ये भी लवणता की दृष्टि से। फिर अपन बात करेंगे विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये क्या है विश्व जल दिवस, यानी इस दिन आपको विश्व जल संरक्षण के बारे में बताया जाता है और जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना। अधिक से अधिक आप जल संरक्षण करें, क्योंकि पीने के लिए जो पानी है 2.97 यानी बहुत ही कम है, 3% से भी कम है, इसका मानव उपयोग करता है, इसलिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। जितने भी जल संरक्षण के परंपरागत स्रोत है या जो आधुनिक स्रोत है, नहरें, नदियां हैं, झीलें हैं, आपके तालाब है, बावड़ी है, इन सब का क्या करना चाहिए आपको, इनका पुनरुद्धार करना चाहिए, इनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए, और जल का अधिक से अधिक उपयोग न करके इसको लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए। जल संसाधन को खत्म नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके, इनका अब आवश्यक रूप से उपयोग करें, अनावश्यक इसका प्रयोग न करें, यह भी आपको ध्यान रखना। जल संरक्षण के बारे में आपको थीम के बारे में यही बताया जाता है कि इस दिन आपको जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, कई सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। फिर अपन बात करेंगे सुनामी क्या होता है। देखो आपके एक शब्द दिया हुआ है सुनामी, ये सुनामी होता क्या, देखो सुनामी आपको पता होना चाहिए कि हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी, यानी सुनामी का मतलब होता है महासागरीय तरंगे, यानी महासागरीय जो लहरें होती है उसी को अपन सुनामी कहते हैं। यानी कोई भी समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है, और ये वाला आपका तट भाग है, स्थल भाग है, स्थल, और ये आपका समुद्र भाग है, ठीक है। अब समुद्र में मान लो सुनामी, यहाँ पे जैसे मान लो भूकंप आ गया यहाँ पे, तो ये लहरें इस प्रकार से चलेगी, लहरें जैसे जैसे ये समुद्र की ओर जाएगी, तट की ओर, ये तट की ओर जाएगी तो इनकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना। और सुनामी जो शब्द है, सुनामी शब्द किसका है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द है वो आपके किसका है, जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का। और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, पोताश्रय तरंगे, यानी इसको अपन कह सकते हैं बंदरगाह। पोताश्रय को अपन क्या कह सकते हैं, बंदरगाह।
बंदरगाह लहर है, यानी जो समुद्र से आंतरिक भाग से जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, इनके कारण क्या होगा, कंपन होगा। और पानी में जो कंपन होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, तट की ओर जाएगा। तो तट की ओर यानी यहाँ पे सुनामी के केंद्र पर, यह आपका केंद्र है, तो केंद्र पर तो क्या होगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और ऊंचाई कम होगी लहरों की। जैसे जैसे तट की ओर जाएगा, स्थल भाग की ओर जाएगा, तो ऊर्जा तो कम हो जाएगी और तरंगों की जो ऊंचाई है और लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो ये सुनामी के बारे में ध्यान रखना। और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें या पोताश्रयी तरंगे होती है। और 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सबसे भयंकर सुनामी आई थी, हिंद महासागर में। यानी जो भी आपके भारत के पूर्वी तटीय राज्य आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पर तमिलनाडु, इन तटों पर सर्वाधिक क्या हुआ, इसका विनाश हुआ। इनकी ये सर्वाधिक सुनामी प्रभावी हुई है। ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में और भारतीय तट को इन 26 दिसंबर 2004 को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। समुद्री लहरें लगभग 15 से लेकर 20 मीटर तक ऊंची आ जाती है। यानी जैसे जैसे समुद्र के तट के पास में लहरें 20 से 30 मीटर तक ऊंचाई पर चली जाती है, जिससे जल मग्न हो जाता है। यानी जो समुद्री तट का इलाका है या जो घर बने हुए वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सुनामी लहरों से अपन ये भी कह सकते हैं बहुत सारा विनाश होता है और इनके लिए अपन भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है, सुनामी शब्द किसका, जापानी भाषा का शब्द। फिर अपन बात करेंगे तरंगे, यानी ये महासागरीय जो लहरें हैं इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। महासागरीय लहरों को अपन क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। और इनको अपन किस में पढ़ते हैं, महासागरीय परिसंचरण में। महासागरीय परिसंचरण में सुनामी, तरंगे और ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा क्या होता है, देखो आपको ज्वार भाटा के बारे में बता देते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है, देखो आपके इसमें दिया हुआ बुक में ज्वार भाटा। ये मान लो आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ये जल फैला हुआ, ये जलीय भाग, और ये आपका सूर्य है। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ये जो जलीय भाग है ना, ये इस प्रकार से हो जाता है, ये इस प्रकार से खींच जाता है। ये जल यहाँ से इधर खींच जाता है, ऊंचाई हो जाती है, और यहाँ से क्या हो जाता है, नीचा हो जाता है। एक तरफ से अपन किसी चीज़ को खींचेंगे तो दूसरी जगह से वो शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये ध्यान है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ये जल भाग क्या होता है, सूर्य की ओर आकर्षित होता है। तो इस कारण जो समुद्री जो लहरें हैं वो क्या करेगी, एक बार तो ऊपर उठने का काम करेगी, एक बार नीचे गिरने का काम करेगी। जो समुद्री लहरें ऊपर उड़ती है उसे अपन क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और समुद्री लहरें अगर नीचे गिरती है तो उसे अपन भाटा कहते हैं। और ये जो समुद्री लहरें हैं ये इन्हीं को अपन ज्वार भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटा दिन में, एक दिन में कितनी बार आता है, दिन में 2 बार आता है। दिन में कितनी बार आता है, 2 बार आता है ज्वार भाटा। ये आपको ध्यान रखना है, ज्वार भाटा दिन में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। और विश्व में सर्वाधिक जो ज्वार भाटा ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई का ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक ऊंचाई का ज्वार भाटा आपको ध्यान होना चाहिए, फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी। और ये फंडी की खाड़ी कहाँ है, यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में। ये आपको ध्यान रखना, यह मैं लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका। एक आपको ध्यान रखना साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन, ये साउथहैम्पटन है ना, इंग्लैंड के पास में, इंग्लैंड। और यहाँ पे क्या आता है, दिन में 4 बार ज्वार आता है। दिन में कितनी बार, दिन में 4 बार ज्वार आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 चीज। साउथहैम्पटन है ये आपका अटलांटिक महासागर में, इंग्लैंड के आसपास में। यहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। और यह आपका फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी में विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई का ज्वार भाटा कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। दिन में 2 बार आता है। ज्वार भाटा होता क्या, समुद्री जल का ऊपर उठना और समुद्री जल का नीचे गिरना। समुद्री जल ऊपर उठेगा तो उसे ज्वार कहते हैं, समुद्री जल नीचे गिरेगा तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, और दिन में 2 बार आता है। फिर अपन बात करेंगे, यहाँ आपके शब्दावली दी हुई है, एक वहत ज्वार और एक दिया हुआ लघु ज्वार। एक होता है आपका वहत ज्वार और एक दिया हुआ है लघु ज्वार। लघु ज्वार, तो देखो वहत ज्वार क्या होता है,
वैत ज्वार वो होता है यानी जब ज्वार भाटा अपनी सर्वोत्तम ऊंचाई पे होता हो, और लघु ज्वार जब वैत भाटा अपनी सर्वोत्तम कम ऊंचाई का आता हो तो उसे, यानी सामान्य ऊंचाई से अगर 20% अधिक ऊंचा आएगा तो उस ज्वार भाटा को अपन क्या कहते हैं, वैत ज्वार भाटा कहेंगे। और ये जो ज्वार भाटा है ना, ये अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। वैत ज्वार भाटा क्या आता है, अमावस्या और पूर्णिमा को आता है, अमावस्या और पूर्णिमा। और प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं आता, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी, प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं आता। और जो लघु ज्वार है ये कब आता है, ये सप्तमी अष्टमी को आता है, सप्तमी और अष्टमी को आता है, अष्टमी को। और ये भी प्रत्येक सप्तमी और अष्टमी को नहीं आता क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, अमावस्या और पूर्णिमा को होता। तो देखो ये जो आपका वैत ज्वार है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये हो गए सूर्य, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया मून, ये तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होता है। एक स्थिति तो ये आएगी, एक स्थिति आपकी दूसरी, एक और आएगी। देखो एक स्थिति ये आ जाएगी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में होता है। तब देखो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो देखो, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो इस दिन क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण की घटना हो जाएगी, सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण की घटना हो जाएगी। और जब सूर्य और पृथ्वी पास में होगी तब क्या होगा, तब चंद्र ग्रहण की घटना होगी। और इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, इन दोनों स्थिति को अपन क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं, सिजगी। ये दोनों स्थिति क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है। और सिजगी के दिन यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन, सूर्य ग्रहण आपका होता है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। तो ये दोनों स्थितियों के दिन, इसी को अपन सिजगी कहते हैं। इस स्थिति को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में होता है, इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। और अमावस्या और पूर्णिमा, चंद्रमा पूर्णिमा को होता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। इन दोनों दिन क्या होता है, वैत ज्वार आता है। अब अपन बात करेंगे, एक होता है लघु ज्वार। देखो लघु ज्वार क्या होता है, लघु ज्वार के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो लघु ज्वार क्या होता है, ये आपका मान लो पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, और इधर हो गया आपका, मान लिया ये आपका चंद्रमा हो गया, और ये इधर हो गया सूर्य। यानी जब समकोणिक स्थिति हो, जब समकोणिक स्थिति हो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की, तो उस समय लघु ज्वार आता है। तो लघु ज्वार की स्थिति आपको पता होना चाहिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों समकोण की स्थिति में हो तब लघु ज्वार आता है। और दीर्घ ज्वार कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में हो, सिजगी की स्थिति में हो, तो ये दीर्घ ज्वार आता है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको ज्वार भाटा के बारे में, इस टॉपिक के हिसाब से, क्लास 7 के हिसाब से। अब अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक बचा इसका, महासागरीय धाराएं। देखो महासागरीय धाराएं क्या होती है, यानी समुद्री जल का एक निश्चित दिशा में, बड़े स्तर पर लंबी दूरी तक एक निश्चित दिशा में चलना क्या कहलाता है, महासागरीय धाराएं कहलाता है। एक निश्चित दिशा में और लंबे दूरी तक चलना, ये महासागरीय धाराएं कहलाता है। और महासागरीय धाराएं क्या होती है, देखो ये होती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो गर्म महासागरीय धारा होती है और एक ठंडी महासागरीय धारा होती है। यानी गर्म महासागरीय धारा, यानी अपन ये कह सकते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली, और ये हो जाएगा आपका ध्रुवों से भूमध्य रेखा की और समुद्री जल धाराओं का चलना क्या कहलाता है, ठंडी मास। यानी जब ये देखो, ये अपन बात बता देते हैं, ये विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री, इसी को अपन क्या कहते हैं,
भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये हो जाएगा आपके ध्रुव। तो देखो, जब महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चली जाती है, ये देखो इस प्रकार से, ये महासागर धाराएं ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, तो वो तो गर्म जलधारा है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के आसपास तापमान ज़्यादा होता है, तो यहाँ का पानी गर्म रहेगा, और ध्रुवों का तापमान कम होता है, क्योंकि वहाँ पे कभी लंबवत सूर्य चमकता ही नहीं है, वहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ ठंडा पानी है। तो इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले अपन जलधाराओं को क्या कहते हैं, गर्म जलधारा कहते हैं। और ध्रुवों से, ये ध्रुव है, ध्रुव से अगर वापस भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, तो ये जलधारा, ध्रुवों पे ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी इधर से आएगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा कहते हैं। अब विश्व में कुछ मैं 2-4 नाम बता देता हूँ प्रमुख प्रमुख जलधाराओं के बारे में, आपको ध्यान रखना प्रमुख महासागरीय जलधारा क्या होती है। देखो, ये आपकी विषुवत रेखा होगी, विषुवत रेखा, ये आपका मान लो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गए, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, और यहाँ से फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गए इस प्रकार से, फिर ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार से, फिर ये हो जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो गया यूरेशिया, ये हो जाएगा अफ्रीका, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान रखना। देखो, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के दोनों ओर सभी महासागरों में क्या होती है, गर्म जलधाराएं चलती है। ये इधर प्रशांत महासागर लिख देता हूँ, ये प्रशांत हो जाएगा ये, ठीक है, प्रशांत महासागर, और ये कौन सा महासागर हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये अटलांटिक होता है, अटलांटिक महासागर, और नीचे ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हिंद महासागर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो देखो, अगर उत्तरी गोलार्ध में चल रही है विषुवत रेखा के उत्तर में, और अगर हिंद महासागर में चलती है, तो उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा हिंद महासागरीय, उत्तरी विषुवतीय हिंद महासागरीय गर्म जलधारा, और दक्षिण में चलती है तो दक्षिणी विषुवतीय गर्म हिंद महासागरीय जलधारा। वैसा का वैसा अटलांटिक महासागर में जाएगा, उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक गर्म जलधारा, और उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा। तो ये 8, 2 इसमें 6 जलधारा हो गई, उत्तर और दक्षिण वाली। 2 भूमध्य रेखा के पास में, तो दोनों ही गर्म है। फिर देखो, यहाँ पर अमेरिका से टकराकर ये क्या भाग है, ये युकाटन चैनल यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। और यहीं से एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, इससे आगे जब ये जाएगी तो इसका नाम गल्फ स्ट्रीम है, और इधर से ये आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड से यहाँ से 2 जलधारा आएगी, एक पूर्वी ग्रीनलैंड धारा और एक आएगी आपके लेब्राडोर। ये ग्रीनलैंड की धारा आ जाएगी, ये आपकी लेब्राडोर की जलधारा आ जाएगी। जब ये दोनों जलधारा यहाँ मिलेगी तो यहाँ पे क्या मछली पालन केंद्र का निर्माण होगा, क्योंकि ये दोनों ठंडी जलधारा लेब्राडोर और ग्रीनलैंड, और इधर वाली आपकी गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलते हैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप पे, वहाँ मत्स्य पालन केंद्र का निर्माण होता है। फिर अपन बात करेंगे, ये जलधारा आगे उत्तरी अटलांटिक के रूप में आगे बढ़ जाती है, और यहाँ पे कई सारे द्वीप है, इनसे टकराकर ये 3 भागों में बढ़ जाती है। एक तो उत्तरी नॉर्वेजियन जलधारा आ जाएगी, एक इरमिंगर की जलधारा आ जाएगी, और एक फ्रांस के पास में बिस्के की खाड़ी के पास में रेनेल की गर्म जलधारा आ जाएगी। तो ये गर्म जलधारा के रूप में, इसको चाहे उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा का हो, चाहे इसको गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के हो, ये यूरोप के पश्चिमी जो तट पर बंदरगाह है, यहाँ पे जमी बर्फ को क्या कर देती है, पिघला देती है, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को क्या कहते हैं, यूरोप का कंबल कहते हैं। फिर अपन नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो एक कनारी द्वीप है, यहाँ पे जब ये इस प्रकार से घूमेगी जलधारा, तो यहाँ नीचे का जल ऊपर आएगा, कनारी और मडेरा के पास में नीचे का जल ऊपर आएगा, यानी ऊपर का जल हट जाएगा तो नीचे का ऊपर आएगा, तो नीचे समुद्र का जल ठंडा जल है,
और वो ऊपर आएगा और वो ऊपर से गर्म जल को हटा देगा, तो ये आपकी ठंडी जलधारा हो जाएगी आपकी कन्नारी। तो इस महासागर में ठंडी जलधारा है कन्नारी। फिर अपन बात करते हैं, ये ब्राजील के तट पे आएगी तो इसको ब्राजीलीय जलधारा कहेंगे। यहाँ एक द्वीप दिया हुआ फॉकलैंड, और यहाँ से पूरी पश्चिमी जो ठंडी जलधारा आएगी पश्चिमी अंटार्कटिका परवा। तो ये जो ठंडी जलधारा है तो इसको अपन एक तो पश्चिमी अंटार्कटिक जलधारा को भी अपन अंटार्कटिका जलधारा को भी अपन ठंडी जलधारा कहेंगे। एक फॉकलैंड है, ये भी आपकी ठंडी जलधारा। फिर ये इसका कुछ भाग यहाँ से टकराकर इस प्रकार चला जाएगा यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के तट पर, तो इसे अपन बेंगुला की ठंडी जलधारा कहेंगे। बेंगुला की ठंडी जलधारा कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना, बेंगुला की ठंडी जलधारा आगे जाके इसमें मिल जाएगी। फिर यहाँ अपन बात करेंगे, यहाँ सोमालिया तट पे टकराएगी, सोमालिया की ठंडी गर्म जलधारा है। फिर यहाँ एक द्वीप आ जाएगा मेडागास्कर, और मेडागास्कर के इधर जो चली जाएगी इसे अपन मोजाम्बिक की जलधारा कहेंगे। और इधर जो मेडागास्कर के पूर्व में है इसे अपन मेडागास्कर की गर्म जलधारा कहेंगे। ये दोनों आगे जाकर मिल जाती हैं और इसे अपन अगुलास की गर्म जलधारा कहते हैं। अगुलास ये हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा। फिर ये आगे जाकर इधर ऑस्ट्रेलिया के पास में आएगी, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर इसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी तट की गर्म जलधारा कहते हैं। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे गर्म जलधारा है। और ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी है ये वाली आपकी ठंडी है, और इधर वाली जो मेडागास्कर है, सोमालिया है, मोजाम्बिक है, अगुलास है, ये सारी क्या है आपकी गर्म जलधारा है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा। फिर अपन बात करें प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर में आपको बात करेंगे तो देखो ये वाला इधर भी प्रशांत महासागर फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है मैप में, और उधर भी प्रशांत, तो ये इसके तट के दोनों ओर जाएगी। तो यहाँ पे फिलीपींस वगैरह द्वीप समूह है, वहाँ से टकराएगी और जापान के तटों से टकरा के हुए आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे दो जलधाराओं के नाम से, एक सुसीमा जलधारा हो जाएगी, एक आपकी सुसीमा जलधारा हो जाएगी, एक आपकी क्यूरोसियो जलधारा हो जाएगी। दोनों जलधाराएं गर्म है, सुसीमा और क्यूरोसियो दोनों जलधाराएं गर्म है। और ऊपर से एक आएगी आपकी आयोशिवा जलधारा, वो ठंडी जलधारा। आयोशिवा या क्यूराइल जलधारा वो ठंडी जलधारा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो इतनी सारी मैंने आपको महासागर के हिसाब से गर्म और ठंडी जलधाराओं के रूप में बता दिया। एक आपको ध्यान रखना, प्रशांत महासागर में जैसे ये इधर नीचे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है यहाँ पे तो गर्म जलधारा, लेकिन ये जलधारा जब आगे जाएगी तो यहाँ पे देखो दक्षिणी अमेरिका का ये जो तट आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक जलधारा आ जाएगी ठंडी पेरू के तट के पास में, जिसे अपन हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा या पेरू की ठंडी जलधारा के नाम से भी जानते हैं। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के नाम से भी जानते हैं। और जो प्रशांत महासागर में ये चल रही है जलधारा, जब ये अलास्का के पास में जाएगी, यहाँ अलास्का के पास में, तो इसे अपन अलास्का की गर्म जलधारा के नाम से जाएंगे। और यहाँ पे देखो जब ये कैलिफोर्निया के पास में जाएगी तो कैलिफोर्निया के ऊपर के गर्म जल को हटा देगी और नीचे का जो जल है अपवेलिंग के कारण वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे समुद्र का जो जल है वो ठंडा जल है। इसके कारण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। देखो मैं यहाँ वर्त बना रहा हूँ, वो ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, पेरू आपका ठंडी जलधारा है, कनारी आपके ठंडी जलधारा है, बेंगुला आपके ठंडी जलधारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपकी ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए आयोशिओ या क्यूराइल जो है आपके ठंडी जलधारा के रूप में अपन इनको पढ़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से मैंने आपको ठंडी जलधारा बता दी। ये फॉकलैंड भी आपकी क्या है, एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। तो ये मैंने आपको ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, वहाँ आपके एक बुक में केवल और केवल दिया हुआ था गर्म और ठंडी जलधाराओं के नाम। मैंने आपको विस्तृत रूप से एक चार्ट के रूप में, एक ब्लूप्रिंट के रूप में मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको महासागरों के भी नाम याद हो सके। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो के कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।